आई पास कंप्यूटर साइंस डिग्री बट आई फेल टू अंडरस्टैंड। इसके लिए पहली चीज है कि हमारी सोसाइटी, दूसरी हमारी एजुकेशन सिस्टम और तीसरी है हमारी फैमिली। जो ये तीन लोग हैं हमको गधा बनाने में लगे हुए हैं। उसने हमको नहीं बताई पढ़ना मना है क्योंकि समझने में मजा है। जब स्कूल जाते हैं एग्जाम पास आती है तो टीचर कहते हैं पढ़ाई करो। तुम्हें और मेहनत करनी होगी, ये नंबर काफी नहीं है। रोज 4 घंटे अतिरिक्त पढ़ाई करो। देखो प्रिया के कितने अच्छे नंबर हैं, उससे सीखो। घर जाते हैं तो माँ बाप कहते हैं पढ़ाई करो। शर्मा अंकल के बेटा ने 95% ली है, तुमने सिर्फ 85%। और पढ़ाई करो। आईआईटी जाना है या नहीं? हमने कितना पैसा खर्च किया। नमस्कार मालिक, स्वागत है आपका देश के सबसे छोटे और कंट्रोवर्शियल चैनल। क्योंकि हमारे कुछ फंडे हैं जो हमको बताने में खुशी तो होती, लेकिन शायद देश और दुनिया को सुनने में थोड़ा दर्द हो सकता है। तो पहला फंडा है कि पढ़ना मना है। जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ ही सकते हो कि पढ़ना मना है क्योंकि समझने में मजा है। अब ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैंने भाई 10th पास किया, 12th भी कर लिया, एंड आई डिड ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी इन विच आई पास्ड कंप्यूटर साइंस डिग्री बट आई फेल टू अंडरस्टैंड कि ये है क्या। तो ये समझने के लिए कि मैं क्यों नहीं समझ पाया, इसके लिए मैंने पूरी एकेडमिक मेरी जो हिस्ट्री है, एजुकेशनल हिस्ट्री है, वो पूरी छान ली। तो उस छान में जो छान ली उसमें से मुझे 3 चीज निकल के आई। उसमें या तो हमारी पूरी हिस्सेदारी हो सकती है या आधी हिस्सेदारी हो सकती है। तो 3 चीजें उसमें, पहली चीज है कि हमारी सोसाइटी, दूसरी हमारी एजुकेशन सिस्टम और तीसरी है हमारी फैमिली। ये 3 चीज, जो 3 लोग हैं उसने हमको 3 चीज नहीं बताई या हमने 3 चीज उसको पूछी नहीं। तो पहला क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज एजुकेशन, कि भाई पढ़ाई है क्या। दूसरा है कि व्हाई एजुकेशन, कि पढ़ना क्यों है। और तीसरा कि हाउ इट हेल्प इन अवर लाइफ, कि ये हमको ऐसी तो क्या मदद करेगा हमारी जिंदगी में। तो ये 3 लोगों को हमने 3 चीज या तो पूछी नहीं है या हमको सिखाया नहीं गया है कि बेटा ऐसे क्वेश्चन करो, या फिर उसकी भी गलती है हमारी भी गलती है, 50-50। तो हमारा जो पहला फंडा है कि पढ़ना मना है क्योंकि समझने में मजा है, इस फंडे में मुझे एक वर्ड से नफरत है, वो वर्ड है पढ़ना। पढ़ने से नफरत इसलिए नहीं है, वर्ड से नफरत है। क्योंकि जब स्कूल जाते हैं एग्जाम पास आती है तो टीचर कहते हैं पढ़ाई करो। घर जाते हैं तो माँ बाप कहते हैं पढ़ाई करो। फैमिली फंक्शन में जाते हैं। बेटा तुम्हें कितने नंबर आए? 90 आंटी। इतने ही? हमारे बेटे को तो 91 आए हैं। तुम्हें थोड़ा और मेहनत करना चाहिए। और सबका कुछ ना कुछ बच जाए तो घर पे आ जाते हैं। तो घर पे आते हैं तो माँ बाप कहते हैं अंकल को पोएम सुनाओ, जो कल पढ़ाई थी स्कूल में वो पोएम सुनाओ। तो ये मेरे को क्लियर नहीं हो रहा है कि हम सीखने के लिए स्कूल जा रहे हैं या पढ़ने के लिए स्कूल जा रहे हैं। तो ये हमारा पहला फंडा था। फिर इसी फंडे को आगे बढ़ाते हुए मैंने थोड़ा हिम्मत करके पूछने की कोशिश की। पहली तो फैमिली से पूछा कि पढ़ना क्यों है। तो फैमिली कहती है कि बेटा पढ़ोगे नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी। मैं बोला नौकरी क्यों चाहिए? बोला नौकरी नहीं मिलेगी तो छोकरी नहीं मिलेगी। बोला छोकरी क्यों? बोला छोकरी इसीलिए क्योंकि तुमको शादी करनी है ना बेटा आगे जाके। तो फैमिली का जो पूरा सेंटेंस में बात बताओ, जो पूरी जो डिस्कशन हो उसमें एक सेंटेंस निकल के आया कि फैमिली कहती है कि एजुकेशन इज फॉर एम्प्लॉयमेंट। अब ये मेरे हिसाब से थोड़ी सी वाहियात बात है। ये बोलते हैं कि पढ़ना इसीलिए क्योंकि नौकरी मिलेगी। फिर सोसाइटी से पूछा, सोसाइटी माने हमारे दोस्त लोग से, रिलेटिव से पूछा तो उसको भी यही आंसर है। तीसरा हमारी एजुकेशन सिस्टम यानी टीचर से पूछा तो टीचर बोलते हैं बेटा पढ़ाई करोगे तो अच्छे नंबर ला पाओगे, एग्जाम पे अच्छे परसेंटेज लाओगे तभी तो आपको कॉलेज में डिग्री मिलेगी। अच्छी कॉलेज में एप्लीकेशन डाल पाओगे फिर डिग्री मिलेगी। डिग्री मिलने के बाद वो भी वहीं पे आ गए कि नौकरी मिलेगी। तो सारी की सारी ये हमारी सोसाइटी, एजुकेशन सिस्टम और हमारे फैमिली, ये तीनों के तीनों एक ही चीज के पीछे पड़े हुए कि बेटा पढ़ाई इसलिए करो क्योंकि नौकरी मिलेगी। तो ये मेरे को थोड़ी वाहियात चीज लगी। तो ये हमारा आपका पहला फंडा आपको समझना है। दूसरा फंडा है कि E = E+E। सही सुना, लेकिन साहब ये हमारे जनाब आइंस्टाइन चीचा का फॉर्मूला नहीं है। ये हमारा फंडा है, हमने बनाया है कि E = E+E, जहाँ पे E स्टैंड करता है एजुकेशन के लिए। इजिकल तो आपको भी पता है, हमको भी पता है। दूसरा ई आता है, वो आता है एम्पावरमेंट के लिए, और उसके बाद का ई आता है वो आता है एनलाइटनमेंट के लिए। तो इस पूरा फॉर्मूला E = E+E को अगर एक सेंटेंस में कहूँ तो एजुकेशन इज फॉर एम्पावरमेंट प्लस एनलाइटनमेंट। ओके, अब ये मैंने क्यों बोला? क्योंकि अगर भाई एजुकेशन आपको रट्टा मराने के लिए पढ़ाएगा तो फिर एग्जामिनेशन हो गया,
गेम खत्म तो खेल खत्म। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि एजुकेशन है वो कुछ सीखने के लिए है, क्योंकि कल जो आप थे उससे आज थोड़े बेहतर हो पाओ। लेकिन नहीं, ये 3 लोग यहीं पे घुसे हुए, यहीं पे लगे हुए कि नहीं रट्टा मारो, परसेंटेज लाओ। तो अगर आप ऑब्जर्व नहीं करोगे तो क्वेश्चन कैसे कर पाओगे? अगर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो आप वो चीज कनेक्ट कैसे कर पाओगे? कनेक्ट नहीं कर पाओगे साहब तो फिर आप समझ कैसे पाओगे? और अगर समझ नहीं पाओगे तो अप्लाई कैसे कर पाओगे? अगर अप्लाई नहीं कर पाओगे तो फेल कैसे हो पाओगे? हाँ हाँ सही बोला, फेल कैसे हो पाओगे? अगर फेल नहीं हो पाओगे आप तो फिर जो फेल नहीं हो पाओगे उस फेलियर से आप सीख कैसे पाओगे कि भाई यहाँ पे फेल हुए थे तो ये चीज ध्यान रखनी है और अगली बार ये चीज नहीं करनी है, अगली दूसरी नई में गलती करनी है। तो फेल होने के बाद आप लर्न करोगे, लर्न करने के बाद फिर से अप्लाई करोगे, फिर से अप्लाई करने के बाद फिर से फेल होगे, तो ये साइकिल चलती रहेगी, जिससे आप एक लेवल पे आओगे, दूसरे लेवल पे आओगे, ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहोगे। लेकिन हमारी एजुकेशन सिस्टम, फैमिली और सोसाइटी, ये 3 लोग हमको गधा बनाने में लगे हुए। सही बोला, गधे की फैक्ट्री बनाने में लगे हुए। कैसे? कि जैसे आपने बचपन में सुना था कि गाजर है वो गधे के सिर के आगे लगा देते तो गधा उस गाजर के पीछे दौड़ता रहता है और काम करता रहता है। वैसे ही हमारे आगे, हमारे सिर के आगे परसेंटेज का एक गाजर लगा दिया। ये परसेंटेज का गाजर लगाने के बाद हमको कहते हैं बेटा देखो रेस है, दौड़ना पड़ेगा, दौड़ो, जो सबसे पहले आएगा उसको गाजर मिलेगा, जो सबसे लास्ट में आएगा उसको ठेंगा मिलेगा। तो ये पूरी हमारी एजुकेशन सिस्टम जो गधा बनाने की फैक्ट्री है, इसके लिए हमने 2 फंडे निकाले, जो 2 मॉडल है हमारे की। एक है पढ़ना मना है क्योंकि समझने में मजा है, और दूसरा मॉडल है कि E इज इक्वल E प्लस E, जो हमारे आइंस्टाइन चीजा का नहीं है। तो इस सारी चीजों को मिलाते हुए चाय मॉडल बनाया है। हाँ, चाय मॉडल। चाय मॉडल क्यों? अरे चाय मॉडल है क्या? जैसे आपको पता है कि चाय एकदम कड़क बढ़िया बनाने के लिए चाय पत्ती, दूध, पानी, टेम्परेचर, ये सब को एक लिमिट में, एक लेवल पे रखना पड़ता है। मैंने भी फिर सोचा कि कोई टेक्निक बनाई जाए, तो फिर मैंने 4, वैसे तो 3 लेकिन टोटल 4। तो पहला जो हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो तो हमारे पास है ही, तो यूके, यूएसए, चाइना और एक हमारा है ही इंडिया। इस चारों को एक टेम्परेचर पे एकदम गर्म करके उसका एसेंस निकाल के हमने एक टेक्निक बनाई है। उस एसेंस में क्या है? जैसे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है अरेंज मैरिज की तरह। अरेंज मैरिज क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ना लड़के को पता है ना लड़की को पता है कि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं या नहीं, तो ना लव है ना क्यूरियोसिटी है। वैसे ही हमारे एजुकेशन सिस्टम वो एग्जाम ओरिएंटेड है। वो बोलता है एग्जाम आ रही है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, पहले से दे देते, ये आने वाले हैं, मतलब पहले से मतलब वो कह देते ये ज्यादा ज्यादा पिछले साल भी ऐसे ही आए थे, उससे अगले साल भी ऐसे ही आए थे, उससे अगले साल भी ऐसे ही आए थे, तो पैटर्न चली आ रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इस क्वेश्चन से आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। मतलब एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको सिखाया जा रहा है, आपको सिखाने के लिए नहीं सिखाया जा रहा। तो ये हमारी एजुकेशन सिस्टम है इंडिया की। इसमें आपको रोट लर्निंग। The Schrodinger equation is I h bar partial psi partial t equals HSI. The Heisenberg uncertainty principle states that delta x delta p is greater than or equal to h bar over 2. एग्जाम ओरिएंटेड, ये हमारा एसेंस है एजुकेशन सिस्टम का। जब निचोड़ोगे तो ये निकलता है। दूसरा है जो यूएसए का एजुकेशन सिस्टम। इन यूएसए दे आर सिग्निफिकेंटली फोकसिंग ऑन कि हाउ टू टीच देम, कि हाउ टू क्वेश्चन, कि उसको ये सिखा रहे हैं कि कैसे पढ़ाए, कैसे सिखाए कि कैसे क्वेश्चन करना। तो उसका जो मेन एसेंस निकलता है वो है सेंस ऑफ इंक्वायरी। वो वहां पे इंक्वायरी पे ज्यादा ध्यान दे रहे कि क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करना सीखो और बढ़िया क्वेश्चन करना सीखो, कि व्हाट इफ, कि अगर ऐसा करे तो क्या होगा। तो उस टाइप के क्वेश्चन सिखा रहे हैं। तो उसकी फाउंडेशन क्या है? ये सेंस ऑफ इंक्वायरी। तीसरा आता है यूके। तो यूके की एजुकेशन सिस्टम का जो करिकुलम का जो फाउंडेशन है वो है क्रिटिकल थिंकिंग। वो एक चीज को पकड़ते हैं फिर कहते हैं इस एंगल से देखो तो कैसी रहती है, इस एंगल से देखो तो क्या, इस एंगल से देखो तो कैसी, तो दूसरे लेंस से दिखाने की कोशिश करते हैं। तो उसका फाउंडेशनल एसेंस है, जो फाउंडेशन है वो है क्रिटिकल थिंकिंग। और चाइना को जो करिकुलम है वो एवोल्यूट किया तो पता चला कि भाई चाइना में वो लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग में ज्यादा ध्यान देते हैं, ज्यादा वो उस पे इम्पोर्टेंस देते हैं। तो लड़के को कहते हैं पहले तुम चैलेंज निकालो। हाँ बोला ये रहा चैलेंज, मिल गया चैलेंज। तो बोले बेटा चैलेंज मिला तो सोल्यूशन भी निकालो। तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज्यादा ध्यान देते। तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान देता है उसकी पूरी एजुकेशन सिस्टम।
यूएस वाले है वो सेंस ऑफ इंक्वायरी पे ध्यान देते हैं, फिर यूके वाले है वो क्रिटिकल थिंकिंग पे ध्यान देते हैं। तो इस सारी चीज को चाय पत्ती, दूध सबको मिला के एक बढ़िया चाय बनाई है। तो उस टेक्निक को मैं कहता हूँ हेवन प्लस टेक्निक, जिसमें जैसे आप कोई चीज बड़े प्यार से एकदम 100% समझ जाओ तो ऐसा ऐसा एकदम फीलिंग नहीं आता, हाँ बढ़िया समझ गए ऐसा। तो वैसे ही हेवन आपने भी नहीं देखा है, मैंने भी नहीं देखा है, होता है या नहीं होता है किसी को नहीं पता है भाई। लेकिन अभी जो हमारी धरती है उसमें बाग बगीचे में बैठो तो कितनी एकदम शांति अनुभव होती है, वैसी हेवन प्लस सीखने समझने के बाद ऐसी शांति अनुभव होती है। इसीलिए स्पेलिंग अलग है लेकिन एक्रोनिम में HAVEN। तो आइए अब हम सीखते हैं, समझते हैं कि हेवन प्लस में जो H है, A है, V है, E है, N है और प्लस है किसके लिए स्टैंड करता है, और इस टेक्निक में क्या क्या और कैसे समझेंगे सीखेंगे। H स्टैंड फॉर ह्यूमन रिलेवेंस। इसका सीधा सा मतलब इतना है कि आप जब बुक में कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपके करिकुलम में कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको ना समझते हुए हम हमारे आसपास जो एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल है, जिसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, फिर क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि आपकी डेली लाइफ में कुछ कर रहे हो, जैसे कि आप रोज चलते हो, तो अगर मान लो कि हम फिजिक्स में न्यूटन का थर्ड लॉ समझ रहे हैं, Behold, the conservation of momentum. The force of the impact transfers through the spheres, causing the final ball to react identically. तो उसमें जो एक्शन रिएक्शन वाला लॉ है, तो उसमें आपको पता है कि जब आप चलते हो तो आप अपनी धरती माँ, अपनी पृथ्वी कहो या अर्थ कहो, उसको धक्का देते हो, उसको फोर्स लगाते हो, और आपकी धरती, पृथ्वी या अर्थ वो आपको पुश बैक करती है। अब आप बोलोगे क्या फालतू की बात कर रहा है? नहीं, फालतू की बात नहीं, ये बात जब हम समझेंगे तब हमको समझ में आएगी, सीखेंगे तब हमको समझ में आएगी, क्योंकि पढ़ने से समझ में नहीं आएगी। अब दूसरा है ए स्टैंड फॉर एप्लीकेशन एंड अवेयरनेस। अब अवेयरनेस जागरूकता, जो सिखाया, जिसका हिंदी में मतलब होता है जागरूकता। तो इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि आप फिजिक्स सीख रहे हो और उसमें मोमेंटम का एक टॉपिक आया, तो मोमेंटम में आप एक्सेलरेशन सीखोगे और मास सीखोगे कि किसी भी चीज, किसी भी, मान लो कि एक ट्रक है, उसका वजन और वो कितनी स्पीड से जा रहा है, इस दोनों को मिला के अगर आप समझने की कोशिश करो, तो अगर कोई ट्रक एक कार के या एक बाइक को या किसी को भी टक्कर लगा रहा है, तो मान लो कि वही ट्रक 60 की स्पीड से जा रहा है, तो अगर एक कार को टक्कर लगाएगा तो कार को बहुत ज्यादा फोर्स ज्यादा लगेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ज्यादा है, तो वो कार को ज्यादा दूर फेंक सकता है। उसी तरह अगर वो ट्रक है वो 5 या 10 की स्पीड से जा रहा है, तो वो कार में थोड़ा सा डेंट लगा सकता है, मतलब थोड़ा सा डैमेज कर सकता है कार को, अंदर में जो बैठे उसको। तो ये हमारी अवेयरनेस होगी कि इतने वजन पे, मान वजन ट्रक का वजन है, गाड़ी का वजन है, कार का, किसी का भी वजन है, इतनी स्पीड से जाएगा तो इतना नुकसान कर सकता है, और एक्सेलरेशन कम होगा तो इतना नुकसान कर सकता है। तो इस अवेयरनेस से हम क्या करेंगे, इस अवेयरनेस को हम अप्लाई करेंगे हेलमेट बनाने में, एयरबैग बनाने में, कि अगर इतनी स्पीड से कार आएगी तो ये एयरबैग कितनी रेजिस्टेंस दे सकता है, कितना उसमें सर्वाइवल रेशियो है, वो सर्वाइवल चांस है वो 90% 80% हो सकता है। तो ये हम समझे इस टेक्निक की जो ए से अवेयरनेस और एप्लीकेशन, ये तो मैंने फिजिक्स का एग्जांपल दिया। किसी भी सब्जेक्ट में पहले आपको अवेयर होना पड़ता है कि ये चीज से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, फिर आप उसको अप्लाई कर सकते हो रियल लाइफ में। तो ये था हमारा ए। अब हमारा वी स्टैंड फॉर विजुअलाइजेशन। इतने बढ़िया एग्जाम्पल से सीखेंगे कि आप विजुअलाइज माने आंख बंद करके एकदम चित्र लेखन कर पाओ कि आपने क्या समझे। मान लो कि हम फिजिक्स सीख रहे हैं और फिजिक्स में हमने एक टॉपिक समझने की कोशिश की है, वो टॉपिक है मोशन। तो जो मोशन का डेफिनेशन है वो बुक में लिखा हुआ है, आपके करिकुलम में लिखा हुआ है, लेकिन वो डेफिनेशन को मान लो कि आप आंख बंद करके पहले जो मैंने जो टॉपिक समझाया वो डेफिनेशन को छोड़ दो, वो घर पे गई, तो आंख बंद करके अगर आप विजुअलाइज कर पाओ, विजुअलाइज करके अंडरस्टैंड कर पाओ, समझ पाओ पूरी तरह, फिर अगर आप वो चीज अपनी भाषा में, अपनी भाषा माने अपने वे ऑफ राइटिंग में लिख पाओ, तो पता चलेगा कि ये चीज आप समझे या नहीं। इसीलिए मान लो कि मोशन क्या है, तो मेरी जो विजुअलाइजेशन है, मैं जो समझा सीखा उसकी कहूँ तो मेरे लिए मोशन का अर्थ होता है कि फ्रॉम एटम वाइब्रेटिंग to planet orbiting, from child crawling to running, from I or you laughing to crying,
एवरीथिंग इज इन मूवमेंट एंड दैट मूवमेंट इज मोशन। तो ये मैंने अपनी आंख से बंद करके सोचा, और सोचने के बाद मैंने अपने आप एक डेफिनेशन बनाई और डेफिनेशन मैंने लिखी। तो वैसे अब अगर आप आंख बंद के विजुलाइज कर पाओ, अपने आसपास कोई ऑब्जर्व कर पाओ, कोई एग्जांपल ले पाओ। मान लो कि आपको को फुटबॉल बहुत पसंद है, तो फुटबॉल में आप उसका एग्जांपल लो, आंख बंद करो और देखो कि एक बॉल को किसी ने किक लगाई, वो बॉल यहाँ से यहाँ गया। तो आपके अनुसार आप डेफिनेशन बना पाओ कि एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन द फ्रैक्शन ऑफ टाइम, दैट इज मोशन। तो ये आपके अनुसार जो विजुअलाइजेशन हुआ उसके आपने डेफिनेशन लिखी, तो ये आप ज्यादा समझ पाओगे। फिर आप रिलेट कर पाओगे कि ये करिकुलम में क्या लिखा हुआ है, और ना कर पाओ तो भी जाने दो, क्योंकि करिकुलम हम यहाँ पे जो हमारा सिलेबस है वो पढ़ाने के लिए नहीं आए, हम यहाँ सिखाने के लिए है, क्योंकि हमारे लिए पढ़ना मना है, सीखने में बहुत मजा है। तो इस एक्रोनिम में अगला है वो है ई। ई स्टैंड फॉर एनलाइटनमेंट एंड एम्पावरमेंट। अब ये एम्पावरमेंट में आपको मूर्ख कोई ना बना पाए, इसलिए हम यहाँ पे ये वर्ड यूज कर रहे हैं। ये टेक्निक में हम ये मॉडल डाला है कि एम्पावरमेंट। अब एम्पावरमेंट मान लो कि हम एग्जाम्पल लेते हैं हिस्ट्री से। आपने हिस्ट्री सीखी हुई है, समझी हुई है, पढ़ी नहीं हुई है, सीखी हुई है और समझी हुई है। अब मान लो कि आपका दोस्त आता है और आपको कहता है कि तेरे को पता है, तुझे पता है औरंगजेब मुगल बादशाह जो इतिहास में कुख्यात था, वो रोज 10 लाख हिंदुओं को मार के, उसमें खास तौर पर ब्राह्मणों को मार के, उनकी जानें इकट्ठा करने के बाद डिनर करने बैठता था। अब आपने मान लो कि ये पढ़ा हुआ है, सीखा नहीं है, समझा नहीं है पूरा, तो आप मान लोगे कि हाँ सही बात कर रहा है तू। लेकिन अगर आप रीजनिंग करो, लॉजिक लगाओ, थोड़े रैशनल बनो, तो आप उसको बता सकते हो कि देख भाई, 1657 में औरंगजेब गद्दी पर बैठा और 1707 में गद्दी छोड़ी, तो उसका काल 48 साल 7 महीने और 3 दिन का हुआ, और उस समय में हिंदू आबादी 168 मिलियन थी। तो अगर वो रोज 1 मिलियन यानी 10 लाख हिंदुओं को मारता था, तो उसने पूरे शासनकाल में 17 बिलियन लोगों को मारा। आज दुनिया की आबादी 8 बिलियन है। अब तू हिसाब लगा ले। आप उसको इसके लॉजिक बेस पे उसको समझा पाओ। फिर एनलाइटनमेंट इसीलिए यहाँ पे डाला हुआ है, वो बुद्ध भगवान का है या कबीर जी का है, नानू का है। वो एनलाइटनमेंट की बात नहीं कर रहा, वो तो बहुत हाई लेवल का है। हम यहाँ पे बात करें कि किसी भी चीज को थोड़ी डीपली समझे। मान लो अगर तुमने मान लिया होता कि हाँ तू सही बात कर रहा है, तो वो उसको ईगो को बूस्ट करता, उसके अभिमान को बूस्ट करता। तो वो एज ए मेजोरिटी वो जस्टिफाई करने की कोशिश करता कि माइनॉरिटी पे अत्याचार हो रहे हैं। इसका कारण है क्योंकि हिस्ट्री में उसने ऐसा किया, जिसका उसके पास भी प्रूफ नहीं है, एविडेंस नहीं है। वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आया हुआ है तो बोल रहे थे। इससे माइनॉरिटी और मेजोरिटी में दंगे भड़क सकते हैं, इससे देश में इंस्टेबिलिटी हो सकती है। तो ये एनलाइटनमेंट से आप ये समझ पाओगे। तो ये तो हमने एक हिस्ट्री का एग्जाम्पल लिया है, आप दूसरे सब्जेक्ट में भी लगा सकते हो। मान लो फिजिक्स में भी लगा सकते हो, साइकोलॉजी में भी लगा सकते हो। अभी हमारे एक्रोनिम में जो लास्ट अल्फाबेट है वो है एन। एन स्टैंड फॉर नेचुरल क्यूरियोसिटी एंड नैरेटिव। नैरेटिव में आप समझ पाओगे कि मान लो कि हम एग्जांपल लेते हैं आपका सोशल लाइफ का, कि आप फैमिली फंक्शन में हो और आप खड़े हो, आपके पापा खड़े हैं, और कोई एक आपका रिलेटिव आता है, खड़े रहते हैं आपके पास और आपके पापा को बोलता है आपके भाई ने जो किया वो गलत किया, आपको प्रॉपर्टी में ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। अब आप ये अगर नहीं समझोगे कि ये नैरेटिव, इसके पीछे रियलिटी क्या है और ये ऐसे करने की क्यों कोशिश कर रहा है, इसका असली मकसद क्या है, रियल जो इंटेंशन क्या है इसका। तो इसीलिए हमने जो एकदम वो चाय मॉडल में निचोड़ा था, उसमें जो यूके का निचोड़ के जो आया था क्रिटिकल थिंकिंग, वो क्रिटिकल थिंकिंग वाला मॉडल यहाँ पे इस टेक्निक में डालोगे तो यहाँ पे नैरेटिव में हमने डाला हुआ है, जिससे आप समझ पाओ कि ये ऐसा क्यों कह रहा है। अगर आप नहीं ये नैरेटिव वाला चीज नहीं समझ पाओगे तो आपको लगेगा कि सही बोल रहा है, एकदम सही बोल रहा है, और कल आप अपने अंकल या आपके पापा अपने भाई के साथ जाके ये झगड़ा कर सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। तो ये चीज नैरेटिव बिल्डिंग में हमको समझ में आती है। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि जैसे हमारा देश डेमोक्रेसी है, गवर्नमेंट ने वॉर चालू कर दिया किसी कंट्री के साथ और बोल रहा है कि दिस इज अवर नेशनल सिक्योरिटी इशू, दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड द वॉर। अब वॉर इसलिए चालू, ये बिहाइंड तो नैरेटिव तो कोई भी बना सकता है, रियलिटी तो कोई और भी हो सकती है। जैसे कि
जैसे कि एक राहत इंदौरी साहब का शेर है कि सरहद पे बहुत तनाव है क्या, सरहद माने बॉर्डर पे ही बहुत तनाव है क्या, पता तो करो देश में चुनाव है क्या। कि चुनाव के फायदे के लिए भी, नेशनलिज्म बढ़ाने के लिए भी, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको फायदा लेने के लिए भी, चुनाव का फायदा लेने इलेक्शन का, ये भी कर सकते हैं। इसलिए नैरेटिव समझना जरूरी है। इसलिए जैसे हमने यूके में जो एसेंस है क्रिटिकल थिंकिंग, तो ये एक चीज को एक इस लेंस से, इस लेंस से, इस लेंस से, इस लेंस से, चारों अलग अलग लेंस से, चारों अलग अलग दिमाग लगा के हम जान सकते हैं। तो इसलिए नैरेटिव। दूसरा है नेचुरल क्यूरियोसिटी। तो नेचुरल क्यूरियोसिटी में मेरा ऐसा मानना है कि बच्चा पैदा होता है तब से उसके पास 100% नेचुरल क्यूरियोसिटी माने क्यूरियोसिटी होती है। किसी भी चीज को क्वेश्चन पूछता है, जानने की कोशिश करता है। लेकिन 14 साल की उम्र के बाद वो या तो पूरी तरह सप्रेस्ड हो जाती है या तो पूरी तरह उड़ा ही देते हैं। कौन? हमारे टीचर या हमारे एजुकेशन सिस्टम, हमारा फैमिली और हमारी सोसाइटी। क्यों? मान लो कि बच्चे ने पूछा कि पापा ये शुगर केन में चीनी किसने डाली? तो अगर आपको जो जवाब देना सही नहीं आया, आंसर देना एक वे में, एक टोन में आप नहीं दे पाए और बच्चे को बोले शट अप, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते। तो आपने उसका जो क्यूरियोसिटी है वो सप्रेस कर दी उस लेवल पे। वैसे ही एक एक पॉइंट पे लोग, सोसाइटी सप्रेस करेगी। टीचर अगर क्लासरूम में क्वेश्चन पूछे और टीचर जवाब नहीं दे पाए तो वो सप्रेस करेंगे। तो ऐसे ही क्यूरियोसिटी सप्रेस होती है। इसलिए मैं यहाँ पे नेचुरल क्यूरियोसिटी, हम यहाँ पे सीखेंगे कि हाउ टू थिंक, हाउ टू क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तो हमने सीखा H फॉर ह्यूमन रिलेवेंस, A फॉर अवेयरनेस एंड एप्लीकेशन, V फॉर विजुअलाइजेशन, E फॉर एनलाइटनमेंट एंड एम्पावरमेंट, N फॉर नेचुरल क्यूरियोसिटी एंड नैरेटिव। अब जो लास्ट का प्लस का सिंबल है वो किसके लिए स्टैंड करता है? तो प्लस स्टैंड करता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, कनेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट, ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, फिर विजडम एंड इंसाइट। अब इंसाइट और विजडम समझने के लिए मान लेते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, IR हुआ। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में जो हुआ वो क्या हुआ? 1750 में जब ब्रिटेन में पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो उसे पहले उन्होंने प्रायोरिटी दी रैशनलाइजेशन, क्रिटिकल थिंकिंग और रीजनिंग को। उनको समझ आया कि चीजों को ऑब्जर्व करना है, क्वेश्चन करना है, फिर कनेक्ट करके अप्लाई करना है, फेल होने के बाद इंप्रूवमेंट लानी है और फिर से अप्लाई करना है। ये उनका एजुकेशन सिस्टम था। बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, उन सबको पता था कि पहले एजुकेशनल बेस मजबूत करना है। उसके बाद यूएसए और रशिया ने भी वही किया। बेस मजबूत हुआ तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने आप हुआ। लेकिन हमारी कंट्री का जो ग्राउंड फ्लोर है, जो एजुकेशनल बेस है, वो ही इतना मजबूत नहीं है। उसमें ही ऐसा कुछ है नहीं जिससे हम पूरी बिल्डिंग बना पाए। बिना फाउंडेशन के ये खड़ी कैसे रहेगी? तो हम कैसे गारंटी दे सकते हैं कि हमारी बिल्डिंग गिरेगी नहीं? हमारे पास फाउंडेशन ही नहीं है। फाउंडेशन ना होने की वजह से हमारे पास इंफ्रा नहीं है और इंफ्रा ना होने की वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं है। हमें पहले अपना बेस बदलना होगा, तभी हम IR तक पहुंचेंगे। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको इनवाइट करते हुए कि प्लीज बी द पार्ट ऑफ एजुकेशनल रिवोल्यूशन फॉर द कंट्री। क्योंकि जैसे मैंने हेवन प्लस टेक्निक बनाई और आपको एक्सप्लेन की, हेवन प्लस टेक्निक है वो सिर्फ बेसिक टू इंटरमीडिएट तक ही। उसके बाद मेरे पास 2-3 और है टेक्निक, तो वो भी हम वो जिस इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंच जाएंगे। मान लो यहाँ पे हम बेसिक से चालू करेंगे, पहले तो फिजिक्स की फिजिक्स में लगाएंगे टेक्निक, फिर मान लो कि हिस्ट्री में लगाते हैं। तो ऐसे ऐसे हम एक सीरीज बनाएंगे, तो उसमें हम सीखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारा यहाँ मकसद है समझना, सीखना और अप्लाई करना, पढ़ना नहीं। तो मुझे आशा है क्या विश्व गुरु बनने के बजाय अपने आप पे काम करो। मिलते हैं अगले वीडियो। जय हिंद, जय भारत। तू कुछ तो करेगा, तू हमेशा लड़ेगा,
ये दुनिया है तेरी, तू राजा बनेगा। ये आग तेरे अंदर है, तू तूफानों का समंदर है। तू दर्द से ऊपर उठेगा, तू चमकता सितारा बनेगा। ये दुनिया है तेरी, तू राजा बनेगा। ये दुनिया है तेरी, तू राजा बनेगा। रास्ता कठिन होगा पर तू मजबूर होगा, तुझे चलना पड़ेगा। कुछ तो बनना पड़ेगा। ये दुनिया है तेरी, तू राजा बनेगा।